बीरबल ने झूठ पकड़ा नहीं, झूठ आकर कबूल गया। प्रस्तावना। अक्सर कहानियां जहां हंसी के बिना अर्थ खो देती हैं, वहीं कुछ कहानियां हंसी के साथ इतनी गहरी सीख दे जाती हैं कि सुनने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है। ये कहानी भी ऐसी ही है, चतुराई और सादगी का संगम, जहां झूठ पकड़ने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि झूठ ने खुद आकर अपना सर झुका लिया। अध्याय 1। दरबार में हलचल। अकबर का दरबार उस समय किसी उत्सव से कम नहीं होता था। रानी, दरबारी, विद्वान, यात्री सभी मिलकर प्रश्नों और उत्तरों का एक रंगारंग मेला लगाते। पर आज दरबार में कुछ और ही बात थी। अकबर ने एक नई पहेली रखी। किसी इंसान के भीतर झूठ के होने का प्रमाण कौन दे सकता है? कुछ हंसी ठिठोली हुई, कुछ गंभीर चेहरे बन गए। दरबार के लोग अलग अलग राय देने लगे। कोई कहता था कि सबूत चाहिए, कोई कहता था कि इंसान के चेहरे से झूठ पकड़ा जा सकता है। बीरबल, जो अकबर के सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान दरबारी थे, मुस्कुराते हुए आगे आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, झूठ को पकड़ने की कोशिश करने से अच्छा है कि उसे खुद बोलने के लिए बनाया जाए। जब झूठ खुलकर बोलेगा तो उसे खुद पर शर्म आएगी। अकबर ने आंखों में चमक लेकर कहा, बताओ कैसे? बीरबल ने कहा, एक छोटी सी परीक्षा होगी और मैं उसे करूंगा। अकबर ने सहमति देते हुए सुविधाएं दी और कहा कि बीरबल जो भी व्यवस्था चाहें कर सकते हैं। दरबार में सभी की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। अध्याय 2। योजना। बीरबल ने योजना बनाई, पर यह कोई सामान्य चाल नहीं थी। उन्होंने दरबारी नौकरों से कहा कि दो लोग बहस कर रहे हैं, एक झूठ बोलने वाला और दूसरा सच बोलने वाला, का नाटक तैयार किया जाए। पर असल में झूठ स्वयं आकर कबूल करना चाहिए। इसलिए बीरबल ने एक और मसला जोड़ा। बहस का विषय राज्य की एक गाय थी, जिसकी कीमत और स्वामित्व को लेकर गांव के दो लोग झगड़ रहे थे। बीरबल ने चुनिंदा स्रोतों से गांव के कुछ लोगों को बुलाया, जो पढ़े लिखे और सरल दोनों थे। फिर उन्होंने एक अजीब नियम रखा। बहस करने वालों को हमेशा सच बोलना होगा और दर्शकगण केवल सुनेगा। पर बीच बीच में बीरबल खुद मध्यम भूमिका में आकर झूठ से सवाल करेंगे। दरबार के कुछ लोग संदेह में पड़े, क्या ये सही तरीका है? पर बीरबल की आंखों में विश्वास था। उन्होंने कहा, जाएं और देखें, कभी झूठ खुद कबूल कर ले तो उसकी पकड़ आसान होती है। अध्याय 3। बहस शुरू होती है। एक सुबह जब सूरज हल्का सा सोना उबार रहा था, गांव के दो आदमी, रामदास और हरिनाथ, दरबार में उपस्थित कराए गए। रामदास का कहना था कि गाय उनका है और वो उसे गांव में से लाए थे। हरिनाथ दावा कर रहा था कि वही गाय उनके ही पास से गलती से चली गई थी और वही असली मालिक है। बीरबल ने कहा, तुम दोनों सच झूठ के बीच के द्वंद्व में हो। आज बस सच्चाई और सच के द्वार पर पहुंचकर जाना जाएगा। रामदास और हरिनाथ दोनों ने कसम खाई कि वे सच बोलेंगे। पर बीरबल ने एक चतुर चाल चली। उन्होंने दरबार में एक साधारण सा युवक बुलाया, जिसने गांव में काम किया था और दोनों लोगों को देखा हुआ बताया गया था। युवक ने देखा कि गाय किसके पास से निकली, पर उसकी याद में कुछ खोट था। बीरबल ने धीरे धीरे प्रश्न पूछे और फिर बीच में जाकर कुछ आंखों छलके सवाल जोड़े, ताकि झूठ को बचे रहने के लिए कुछ बहाने मिले। अध्याय 4। झूठ की पहली चमक। हरिनाथ ने जोर देकर कहा, ये गाय भी मेरे पास की है। मेरे घर के पास एक बड़ी सुराही जैसी चिन्ह लगी थी और वो चिन्ह अब गाय के कान पर है। रामदास ने पलटकर कहा, नहीं, वो चिन्ह तो मेरे घर की रेखा है। मैंने ही उसे अपनी गाय के कान में बांधा था। ये बहस कुछ दिनों तक चली, परंतु दोनों में से कोई भी सभी सवालों का ठोस जवाब नहीं दे पाया। बीरबल ने महसूस किया कि सच को बाहर लाने के लिए कोई छोटा सा छल करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने दरबार में एक नई बात कही, जो झूठ बोलकर अपने हिस्से की रक्षा करेगा, उसे 7 दिन तक राजा के बाग में काम करना होगा। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर शंका और भय के भाव आए, परंतु किस्सा आगे और उलझा हुआ। कुछ दरबारी इस निर्णय से सहमत नहीं थे, फिर भी बीरबल ने उसे ही अपनाया। अध्याय 5। बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने अगले दिन गांव के एक बूढ़े लकड़हारे को बुलाया, जो बड़े ही साक्षी थे। उन्होंने कहा, तुम बताओ कि इस गाय ने किसके खेत में सबसे अधिक छुट्टी ली? लकड़हारे ने कहा, मैंने देखा है, पर मैं अपने आप को नहीं बता सकता जब तक तुम सचमुच कुछ देने का आश्वासन ना दो। बीरबल ने प्यारा सा हंसकर कहा, सच बताने पर तुम्हें एक नई चादर और एक बैल मिलेगा। लकड़हारे ने कहा,
वे सब नहीं, सच कहूंगा, पर एक शर्त है। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा उसे स्वेच्छा से अपने झूठ का स्वीकार करना होगा। बीरबल की आंखों में चमक बढ़ी। यही तो उनका लक्ष्य था। उन्होंने कहा, ठीक है, पर शपथ लो कि यदि तुम्हारा बयान झूठ निकला तो तुम स्वयं दंड सहने को तैयार हो। लकड़हारा शपथ लेकर चलता बना और अंततः उसने बताया कि उसने गाय को हरिनाथ के आंगन से निकलते देखा था, पर रात को गाय रामदास के घर भी दिखी थी। ये बयान सुनकर सब हैरान रह गए, पर बीरबल ने आंख उठाकर गांव वालों से कहा, ये संकेत देता है कि या तो गाय दोनों के पास चली जाती थी या कोई दूसरा झूठ बीच में फंसा हुआ है। अध्याय 6 उलझन में दरबार। दरबार में सब उलझन में थे। कुछ ने कहा कि ये स्पष्ट है कि गाय बहुस्वामित्व यानी शेयर्ड ओनरशिप की समस्या है। कुछ मानते थे कि रामदास और हरिनाथ दोनों मिलकर गाय का रखरखाव करते थे, इसलिए दोनों के पास कभी कभी गाय रहती थी। पर बीरबल को यह तरीका संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने निर्णय लिया कि गाय के कान पर दिए गए चिन्ह की जांच नई दृष्टि से होगी, पर उस चिन्ह की पहचान सिर्फ एक खास व्यक्ति, गांव की सोना नाम की कुम्हार की ही कर सकती थी। सोना को बुलाया गया। सोना ने कहा कि चिन्ह का नमूना उनके घर के बर्तनों में मिलता है, पर उन्होंने थोड़ी ही देर में झिझक दिखाई। उनकी आंखों में कुछ अनकहा सा था। जब बीरबल ने सोना से पूछा कि उसने चिन्ह कब बनाकर किसके लिए दिया था, तो सोना ने कुछ वेदना के साथ कहा, मैंने वो चिन्ह रामदास के लिए बनाया था, पर मैंने हरिनाथ को भी वही चिन्ह दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे 2 गुना दाम दिया था। ये सुनकर दरबार में फिर हलचल हुई, पर बीरबल ने शांत रहते कहा, अब साफ हो रहा है कि कोई झूठ आकर खुद कबूल कर देगा। अध्याय 7 झूठ की खुद स्वीकृति। बीरबल ने जानबूझकर दरबार में एक छोटी सी चाल चली। उन्होंने हरिनाथ और रामदास से कहा, तुम दोनों ने चिन्ह पाई है, पर यह तय करना है कि चिन्ह किसके पास सच्चाई में है। अब मैं तुम्हें एक नया विकल्प देता हूं। तुम दोनों में से जो भी सच्चाई बताएगा उसे आधी आधी राशि दी जाएगी, पर जो झूठ कहेगा उसे सबके सामने अपना झूठ कबूलना होगा। हरिनाथ की आंखों में डर साफ झलक रहा था, पर रामदास ने साहस दिखाया और कहा, मैं सच बोलूंगा, गाय मेरे घर की ही है। हरिनाथ ने भी अपना मुंह खोला, पर तभी दरबार में एक टकराहट हुई। दरबार के लोग पलट पलट कर दोनों के चेहरे देख रहे थे। बीरबल ने असल चाल चल दी। उन्होंने एक अज्ञात पात्र का परिचय कराया, जो गांव का पशु चिकित्सक था, और उसने गाय के गहनों के बारे में बताया कि चिन्ह हाल ही में बनवाया गया था। ये सुनकर हरिनाथ घबरा गया। उसके चेहरे पर पसीना था। बीरबल ने धीरे से कहा, अगर तुमने सच कहा तो ये सब आधिकारिक होगा, पर अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो क्या कहोगे? हरिनाथ की आंखों में पानी आ गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं झूठ बोल रहा था। मैंने चिन्ह खरीद लिया और रामदास को डराने के लिए दावा किया कि ये मेरी गाय है। मुझे पश्चाताप है। दरबार में सन्नाटा छा गया। झूठ ने खुद आकर कबूल कर लिया था। हरिनाथ ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। अध्याय 8 स्वीकारोक्ति की गूंज। हरिनाथ ने न केवल अपना झूठ कबूल किया, बल्कि उसने घोषणा की कि वो राजी खुशी दोनों के बीच सामंजस्य कराएगा। वो रामदास को आधी कीमत देगा और उन्हें मिलकर गाय को रखरखाव करने का प्रस्ताव दिया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यह भी एक सीख है। झूठ को पकड़ने के लिए जाल बिछाने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि सच्चाई के अवसर दिए गए और झूठ ने खुद स्वीकार कर लिया। बीरबल ने धरती पर दोनों के बीच सेतु बनाया। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है तो न्याय की आवश्यकता भी कम हो जाती है। अकबर ने इन दोनों पुरुषों को माफ कर दिया और दिया कि वे मिलकर गाय को पालें और लाभ बांटें। दरबार ने वीणा बजाकर प्रसन्नता व्यक्त की। अध्याय 9 एक और परीक्षण। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बीरबल ने सोचा कि अगर झूठ स्वयं कबूल कर सकता है तो क्या झूठ के पीछे की मजबूरी और चरित्र भी सामने आते हैं। वो इस पर और गहराई से विचार करने लगा। कुछ दिनों बाद वो एक और परीक्षण लेकर आया। इस बार विषय था, किसी चोर का पाप कब स्वीकार होता है। बीरबल ने गांव के बाजार में एक छोटी सी चोरी गढ़ दी और फिर चोर बने व्यक्ति को दरबार में लाकर पूछा। परंतु बीरबल ने इस बार भी झूठ पकड़ने के बजाय चोर को मौका दिया कि वो अपनी गलती माने और उसके कारणों को बताए। आश्चर्यजनक बात यह हुई कि जब चोर को मौका मिला कि वो अपने घर की आर्थिक कठिनाइयों और बच्चों की भूख की बात खुले तौर पर कहे, तो सुनने वालों की आंखें नम हो गईं और न्याय का रूप एक सहानुभूति में बदल गया। बीरबल ने कहा, कभी कभी झूठ सिर्फ किसी दर्द का आवरण होता है,
जब दर्द को सुना जाता है, झूठ अपने आप उतर जाता है। अध्याय 10 गांव की एक नई सोच। इन घटनाओं के बाद गांव में सोच बदलने लगी। लोग समझने लगे कि किसी पर तुरंत आरोप लगाने से बेहतर है कि उन्हें सुनना चाहिए। अकबर ने भी अपने दरबार में नए नियम लागू किए, जहां विवादों में पहले सख्ती से सुनवाई होगी और फिर सजा नहीं बल्कि समझौते का रास्ता निकाला जाएगा जब संभव हो। बीच बीच में बीरबल हंसकर कहते, हिंदुस्तान की खट्टी मीठी कहानियां यही सिखाती हैं, इंसान के अंदर झूठ भी आता जाता है, पर जब उसे बताया जाए कि सच्चाई में मिलकर जीवन आसान है तो झूठ खुद ही कबूल कर लेता है। अध्याय 11 बीरबल का संदेश। कहानी का पूरा सार यही था। बीरबल ने दिखा दिया कि झूठ को पकड़ने के लिए कठोरता की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि धैर्य, समझ और अवसर देने से झूठ अपनी गलतियों को कबूल कर सकता है। उन्होंने दरबार में यह भी कहा कि न्याय का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि समाज में सामंजस्य और सहयोग बनाना भी है। अकबर ने तुरंत कहा, आज से मेरे दरबार में हर मामला पहले समझकर निपटाया जाएगा। झूठ पकड़ने से पहले कवायद करूंगा कि क्या झूठ ने खुद कबूल कर लिया है। दरबार ने तालियां बजाईं। अध्याय 12 एक आजीवन शिक्षा। समय के साथ ये तरीका राजधानी और आसपास के गांवों तक फैल गया। जहां लोग पहले लड़ाई झगड़े में हिंसा और कठोरता का सहारा लेते थे, वहीं अब वे बैठकर सुनते और समझते थे। एक बार की बात है, एक व्यापारी ने किसी पर ठगी का आरोप लगाया, पर बीरबल ने उस व्यापारी को बैठाकर उसकी परेशानी सुनी। व्यापारी ने बताया कि उसने अपने व्यापार में भारी नुकसान देखा और झिझक के कारण उसने किसी की वस्तुएं उठा लीं। सुनकर न्यायालय ने व्यापारी को कड़ी सजा नहीं दी, बल्कि उसे कर्ज माफी और भागीदारी में काम करने की पेशकश की। व्यापारी ने अपने कर्मों का पश्चाताप किया और समाज ने उसे नया जीवन दिया। अध्याय 13 बीरबल और सच्चाई के खिलाड़ी। कई सालों तक बीरबल ने ऐसे कई छोटे छोटे प्रयोग किए, कभी किसी झूठ को चुनौती देकर, कभी किसी मजबूरी को समझकर। उनके ये प्रयोग सिर्फ समस्याओं के हल नहीं थे, बल्कि लोगों के दिल बदलने का काम भी करते थे। लोग बीरबल के पास आते, कुछ नई सीख लेकर, कुछ अपनी अस्मिता बचाने के लिए, कुछ शर्म महसूस करके। बीरबल ने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। उसके स्थान पर वह उन्हें मौका देता कि वे अपनी बात रखें। अक्सर ऐसा करने पर झूठ खुद ही अपनी जीभ से भाग निकलता और असली सच सामने आ जाता। अध्याय 14 एक छोटी सी कहानी का बड़ा असर। कई साल बाद हरिनाथ और रामदास की वो गाय स्थानीय कहानी बन गई। बच्चे इसे सुनते और समझते कि झूठ को पकड़ना आवश्यक नहीं, पर उसे समझना जरूरी है। एक छात्र ने बीरबल से पूछा, आखिर तुम हमेशा शांत क्यों रहते हो? क्या तुमने कभी किसी को कठोर सजा दी नहीं? बीरबल ने उत्तर दिया, कठोरता का भी अपना स्थान है, पर पहली पसंद समझौता ही होना चाहिए। सख्ती से पहले हमेशा सच्चाई की सुनवाई जरूरी है। अध्याय 15 शिक्षा और परंपरा। अकबर ने बीरबल के इन तरीकों को राज्य की नीति में जोड़ दिया। गांवों में पंचायतों को भी ये अधिकार मिला कि वे विवादों को पहले समझकर और मध्यस्थता द्वारा हल करें। इससे राज्य में अपराध की दर तो कम हुई ही, साथ ही लोगों में आपसी मित्रता और विश्वास बढ़ा। आखिरकार ये समझ बना कि झूठ पकड़ना केवल कानून का काम नहीं, बल्कि समाज की जिम्मेदारी भी है, और ये जिम्मेदारी धैर्य और समझ से निभाई जानी चाहिए। बीरबल ने झूठ पकड़ा नहीं, झूठ आकर कबूल गया। भाग 2 प्रस्तावना भाग 2। पहली कहानी के बाद जब राज्य में समझ-बूझ और सहानुभूति के नए तरीके अपनाए गए, तब बीरबल ने सोचा कि केवल 1-2 घटनाओं से काम नहीं चलेगा। लोगों के दिल और दिमाग में गहरी जड़ें हुई होती हैं। कुछ झूठ आत्मरक्षा के नाम पर उगाते हैं, कुछ झूठ स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। अब बीरबल का लक्ष्य था झूठ के प्रकारों का एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाना कि लोग घटनाओं को केवल परिणाम के आधार पर ना देखें, बल्कि उनके कारणों को समझकर समाधान निकालें। इस भाग में हम देखते हैं कि कैसे बीरबल ने अपने तरीके को और परिष्कृत किया। कुछ झूठ स्वेच्छा से बोला जाता था, कुछ दबाव में और कुछ संजाल में उलझे हुए। बीरबल ने हर प्रकार के झूठ के लिए अलग अलग समझौता और सुधार के रास्ते ढूंढे। ये भाग हमें ये सिखाएगा कि जब समाज सुनना और समझना सीखता है तो बदलाव धीरे धीरे बल्कि स्थायी रूप से आता है। समय के साथ राजधानी के आसपास के गांवों में न्यायिक मध्यस्थता की चर्चा फैल गई, पर इससे ईर्ष्या और संदेह भी बन पे।
एक दिन राजधानी के बाहरी मोहल्ले में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। एक ठेकेदार के द्वारा बनाए गए नए कुएं की पाइपलाइन चोरी हो गई थी और गांव के कई लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। किसी ने कहा कि ये चोरी गांव के ही एक मजदूर गोपाल ने की है। किसी ने कहा कि प्यासे लोगों ने मिलकर रात में पाइप निकाल ली। मामला तब और गर्म हो गया जब एक स्थानीय व्यापारिक समूह ने सरकार से सख्त कार्यवाही की मांग की। वे चाहते थे कि गोपाल को सजा मिले ताकि भविष्य में ऐसे हल्ले ना हों। अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, अब तो हर दूसरा मामला हमारे दरबार में आता दिखता है, पर क्या हम हर बार समझबूझ से काम कर पाएंगे? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह यही हमारा लक्ष्य है, पर कभी-कभी विधि और न्याय के बीच तालमेल बिगड़ जाता है। हमें ये तालमेल सुधारना होगा। अकबर ने बीरबल को पूर्ण अधिकार दिया कि वे अपने तरीके अपनाएं, जिसका अर्थ था कि बीरबल अब बड़े मामलों में भी मध्यस्थता के साथ-साथ सामाजिक कारणों की तह तक जाएंगे। अध्याय 2, गोपाल की कहानी। गोपाल, जिसने गांव में काम किया था, एक सरल आदमी था। वो अपने 3 बच्चों और बूढ़े माता पिता के लिए रात दिन लड़ता था। जब उस पर पाइप चोरी का आरोप लगा तो उसने कहा कि वो निर्दोष है, पर लोग उसे शक की नज़र से देखने लगे। बीच में कुछ लोग नाम लेकर बोलने लगे, हमने घुसते देखा, गोपाल के पास इतनी नकदी आई थी, पर सबूत स्पष्ट नहीं थे। बीरबल ने कहा कि सजा से पहले सबको सुनना होगा। उन्होंने गोपाल को दरबार में बुलाया और पूछा, पर गोपाल डरपोक और घबराया हुआ लग रहा था। उसकी आवाज़ ठंडी सी थी और वो बार बार कहता, मैंने कुछ नहीं किया। बीच बीच में कुछ दरबारी बोले कि ये मामला साफ है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हमें घटना की जड़ तक पहुंचना है, और जड़ केवल देखकर नहीं दिखाई देती, उसे अनुभव और वार्तालाप से ही समझा जा सकता है। अध्याय 3, मध्यस्थता का नया रूप। बीरबल ने सोचा कि केवल सवाल जवाब से काम नहीं बनेगा। उन्होंने सहज सुनवाई का विचार निकाला, जिसमें आरोपी, पीड़ित और कुछ गवाह मिलकर अपनी अपनी दिनचर्या, आमदनी और परेशानियां बताएंगे। ये सुनना ऐसा था कि हर कोई अपने जीवन की सच्चाई बताए और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। गोपाल से पहले बीरबल ने कुछ पड़ोसियों से बात की। एक एक कर मेहनत और खर्च की गई प्रत्यक्ष जानकारी जुटाई गई। बीरबल ने कंपोजिशन नहीं बल्कि अनुभव साझा करने का मार्ग चुना और कहा कि जब सब लोग अपनी वास्तविक परेशानियां बताएंगे तो झूठ खुद बगल में नहीं टिक पाएगा। गोपाल ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी की बातें बतानी शुरू की। कैसे उसके खेतों में सूखा पड़ा था, कैसे उसने एक अनजान चिकित्सा के लिए उधारी ली और कैसे उसकी पत्नी बीमार थी। लोगों की आंखों में नरमी आई, पर व्यापारिक समूह अब भी दबाव बना रहा था। अध्याय 4, नकदी और दस्तावेज। बीरबल ने कहा कि यदि पाइप चोरी हुई है तो उसके पीछे कुछ आर्थिक तंत्र होगा। उन्होंने स्थानीय बाजार के कुछ दुकानदारों से खरीदी के रिकॉर्ड और भुगतान के तरीके पूछे। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया। कुछ दुकानदारों ने स्वीकार किया कि कुछ पाइप रात में खरीदी बिक्री हुई थी, पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने नकद में नहीं बल्कि उधारी में दिया था। यहां बीरबल ने अपनी मशहूर चाल चली। उन्होंने उन दुकानदारों के सामने एक साधारण प्रश्न रखा, यदि तुमने किसी को उधार दिया तो क्या तुम्हें पूरा भरोसा था कि वो वापस कर देगा? उन्होंने अनायास कहा कि कुछ लोग पैसे वापस करने के लिए अनिश्चित होते हैं, पर किसी ने भी सीधे गोपाल का नाम नहीं लिया। ये संकेत था कि ये मामला कहीं और से नियंत्रित था और गोपाल केवल एक आसान बहाना था। जांच में पता चला कि गांव के कुछ बाहरी आक्रामक जो नई पाइपलाइन से प्रभावित होकर अपने पुराने कुओं पर नियंत्रण खो रहे थे, वे लोग रात में आकर पाइपलाइन में छेड़छाड़ कर रहे थे और पाइपों की बिक्री को स्थानीय किराए पर चढ़ा रहे थे। उनमें से कुछ ने गोपाल के परिवार की नीलामी के साथ समझौता कर पैसे दिए थे ताकि वे चोरी के बदले कुछ मुख्य सामान बेच सकें। ये खुलासा हुआ कि गोपाल खुद उतना दोषी नहीं था जितना कि उसे फंसाने वाले गांव के बाहरी गिरोह का प्रभाव था। जब ये सच उभरा तो व्यापारिक समूह का भी रुख नरम पड़ गया। वे समझ गए कि समस्या जटिल है और केवल सजा से हल नहीं होगी। अध्याय 6, स्वीकारोक्ति और समझौता। गिरोह के एक सदस्य, जिसका नाम बल्लभ था, अंततः दरबार में आया। वो लड़खड़ा कर बैठा और बोला, हमने सोचा था कि यदि हम गांव में डर फैलाएंगे तो पुरानी हिफाजत वापस मिल जाएगी, पर किसी की जिंदगी को बर्बाद करना हमारा मकसद नहीं था। बल्लभ ने स्वीकार किया कि वे ही रात में पाइप निकालते थे और उप सप्लाई करते थे,
पर उन्होंने गोपाल पर आरोप इसलिए लगाया क्योंकि उसके परिवार की कठिनाइयों का वे लाभ उठाना चाहते थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने गोपाल के लिए कुछ पैसे दिए थे और बाद में उसकी एक तस्वीर भी दिखाई थी ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि गोपाल ही आरोपी है। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने शांत रहकर पूछा, क्यों, तुमने ये सब क्यों किया? बल्लभ ने आंसू भरे स्वर में कहा, हमारे घर भी बंधे हुए थे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। अगर हम ये काम ना करते तो हमारा परिवार भूखा मर सकता था। बीच बीच में व्यापारिक समूह ने कहा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पर बीरबल ने प्रस्ताव रखा, हम एक दोहरे कदम उठाएंगे। एक ओर हम उन लोगों को कानूनी दंड देंगे जो सार्वजनिक संपत्ति को नाश करने में लगे, पर साथ ही हम उन पर पुनर्वासात्मक कार्यक्रम भी लागू करेंगे ताकि वे वैध कामों में लगे रहें, और गोपाल के परिवार का वेतन जो उन्होंने चुराया उसे पूरा करने का प्रबंध राज्य करेगा। अकबर ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया। बल्लभ और उसके साथियों को कुछ समय के लिए कारावास में रखा गया, पर साथ ही उन्हें राज्य के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजा गया, जहां वे पाइपलाइन की मरम्मत, जल प्रबंधन और सरकारी योजनाओं में काम करने की कला सीखेंगे। गोपाल का नाम साफ कर दिया गया और उसे आर्थिक सहायता दी गई ताकि उसका परिवार टिक सके। अध्याय 7, शिक्षा और नए नियम। बीरबल ने देखा कि इस तरह की घटनाएं अक्सर गरीबी, अनभिज्ञता और अवसर की कमी से उपजती हैं, इसलिए उन्होंने उच्च अधिकारी के साथ मिलकर कुछ नीतियां बनाईं। 1. आपातकालीन सहायता कोष, जिन परिवारों को अचानक आर्थिक संकट होता है उनके लिए छोटी सी सहायता। 2. स्थानीय निगरानी समिति, जहां गांव के सम्मानित लोग मिलकर संवेदनशील मुद्दों को समय पर पकड़ेंगे। 3. कौशल प्रशिक्षण, चोरी चकार को कम करने के लिए वैकल्पिक रोजगार के साधन। इन नीतियों के कारण गांवों में चोरी की घटनाओं में कमी आई। लोगों ने समझा कि दोषारोपण केवल एक समाधान नहीं है, स्थायी समाधान शिक्षा, नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा से आता है। अध्याय 8, झूठ के नए रंग। भाग 2 में बीरबल ने कई तरह के झूठ देखे। स्वार्थ के लिए बोला गया झूठ, बचाव के लिए बोला गया झूठ और दबाव में बोला गया झूठ। उन्होंने सीखा कि हर झूठ का कारण अलग होता है और हर कारण का इलाज भी अलग। कभी कभी एक सुनवाई, कभी सामाजिक सहायता और कभी कभी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। बीरबल ने यह भी सिखाया कि न्याय व्यवस्था यदि केवल दंड पर टिकी हो तो वो समस्या को अस्त व्यस्त कर देगी। न्याय का असली मकसद अपराध को रोकना और समाज की सहायता करना होना चाहिए, नहीं तो दंड फिर से अपराध को जन्म देगा। अध्याय 9, एक छोटी सी जीत। कुछ महीनों बाद जब पाइपलाइन फिर से सुरक्षित तरीके से जुड़ी हुई थी और गांवों में निगरानी समितियां सक्रिय थीं, एक औद्योगिक निवेशक आया और उसने गांव में पानी के स्थायी प्रोजेक्ट के लिए निधि दी। ये परियोजना गांव के युवा पुरुषों और महिलाओं को रोजगार प्रदान करने लगी। गोपाल का परिवार भी इस योजना का हिस्सा बना और उन्होंने सम्मानपूर्वक काम पाया। ये सफलता छोटे कदमों का परिणाम थी, जहां बीरबल की मध्यस्थता और अकबर के समर्थन ने गरीबी और अपराध के चक्र को तोड़ा। अध्याय 10, बीरबल का चिंतन। एक शाम बीरबल अकेले बाग में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि न्याय की राह लंबी है, पर यदि हम इसे मानवता के साथ जोड़ दें तो परिणाम स्थायी होंगे। वे याद कर रहे थे कि किस तरह हरिनाथ ने पहली कहानी में झूठ स्वीकार किया था और किस तरह वल्लभ ने संकट में छल किया था, पर दोनों मामलों में सच्चाई और अवसर देने ने अधिक काम किया। बीरबल ने कहा, हम न्याय का चेहरा कठोर रख सकते हैं, पर हृदय में कोमलता रखकर हम समाज को संवार सकते हैं। अध्याय 11, सामाजिक बदलाव। वर्षों में बीरबल के तरीके ने राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में एक नई परंपरा बना दी, जहां विवादों को पहले सुनवाई के द्वारा हल किया जाता और सख्त कानून तभी लागू होते जब मध्यस्थता विफल हो जाती। इससे समाज के न्यूनतम स्तर पर भरोसा और सहयोग बढ़ा। बच्चे स्कूलों में सुनने का पाठ पढ़ने लगे, जहां उन्हें बताया जाता कि पहले सुनो, फिर जांचो और फिर न्याय करो। ये पाठ्यक्रम आगे चलकर राज्य के अन्य हिस्सों में भी अपनाया गया। अध्याय 12, समाप्ति, एक नया पाठ। ये भाग ये बताता है कि जब झूठ में गरीबी, भय या मजबूरी का रंग हो तो उसे केवल कानूनी दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। बीरबल ने यह सिद्ध किया कि समाज को दी जाने वाली समझबूझ और अवसर अपराध और झूठ की जड़ों को खोल सकते